नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पे। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 8 जून से लेकर 14 जून के बीच हुई समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि हर हफ्ते जो है वीकली करंट कैप्सूल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें 24 से 25 क्वेश्चंस का एक सीरीज होता है, जिसमें पूरे हफ्ते के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन के अलावा उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है और इसके एक्सप्लेनेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो होता तो ये 24 क्वेश्चन है, लेकिन इसको 50 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जया जेटली जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अ टास्क फोर्स इज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जया जेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी। मतलब इसके उद्देश्य क्या है, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाना। दूसरा, महिलाओं व बच्चों की मृत्यु दर यानी मोर्टालिटी रेट को कम करना। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत योजना का बेहतर क्रियान्वयन, मतलब बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम। और चौथा, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना और स्ट्रॉन्गर उसे बनाना। तो इसके क्या उद्देश्य हैं, देखिए, ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स जो बनाया, उसका उद्देश्य है महिलाओं एवं बच्चों के अंदर जो मोर्टालिटी रेट है उसको कैसे कम किया जाए। मोर्टालिटी रेट देखिए होता है मृत्यु मृत्यु दर। देखिए, माँ एक होता है मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर यानी कि मदर, उसको क्या बोलते हैं, मैटरनल एमएमआर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमएमआर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ठीक, ये क्या होता है, प्रति हजार जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे जन्म देती हैं, जो भी बच्चे जन्म देती है, प्रति हजार महिलाओं में मरने वाली स्त्रियों की संख्या को कहा जाता है मातृ मृत्यु दर। ठीक, और इसी तरह से क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ग्रोथ होता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है बाल मृत्यु दर जो होती है, वो प्रति हजार जन्म लेने वाले बच्चों में जो मृत्यु होती है वो उसका होता है। तो भारत के अंदर जो एमएमआर है या सीएमआर है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विश्व में जो भी अभी एसडीजी चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हमें उसे कम करना है। तो उसे कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। वही क्या क्या चीज़ें करनी है, ये जया जेटली की अध्यक्षता में वो तय किए जाएंगे। आगे हम देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के को पेंशन देने संबंधी सुविधा की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। एक कमेटी बनाई गई है एक केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें ये देखा जाएगा जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट किया जाए और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए वो कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है, जी कृष्णन रेड्डी, नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मेघवाल, सुरेश प्रभु। इसका सही आंसर है जी कृष्णन रेड्डी। जी कृष्णन रेड्डी क्या है, अभी देख लेते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन का ये हमने डिटेल यहाँ पर दे दिया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी कि यूनियन यूनियन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, मतलब न्यूली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जया जेटली के को टास्क फोर्स का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसमें विभिन्न संबंधित विभागों के सचिव को पदेन सदस्य बनाया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वही है जया जेटली। और उद्देश्य क्या है, बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मामलों की समीक्षा करना है। या टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर जो हमने बताया, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो, जन्म के समय लिंगानुपात, यही सब से संबंधित चीज़ों पर काम करेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ये कौन है, जी कृष्णन रेड्डी। ये क्या है, गृह राज्य मंत्री हैं। क्या है, गृह राज्य मंत्री। ठीक है, अब गृह मंत्री कौन है समझते हैं, देखते देखो देखो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे समझिए। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर होते हैं। स्टेट राज्य वाले नहीं होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं। दूसरे स्टेट मिनिस्टर के बाद होते हैं, तीसरे भी स्टेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो समझते हैं, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो
किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे कि कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा तो उसको जो भी पोर्टफोलियो दिया गया होगा वो उसका हेड होगा। जैसे कि अगर हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, अगर वो कैबिनेट रैंक का है तो डिफेंस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उसके हेड कौन होंगे? डिफेंस मिनिस्टर होंगे। जैसे कि गृह मंत्री की बात करें, होम मिनिस्ट्री की बात करें, अगर वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है जैसे कि अमित शाह जी हैं तो गृह विभाग के, गृह मंत्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उसके हेड होंगे। समझ में आ गया? तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? अपने दिए गए पोर्टफोलियो का हेड होता है। लेकिन स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट से लोअर रैंक के होते हैं। कैबिनेट से लोअर रैंक का मतलब हो गया कि वो हेड नहीं होता, वो एक्चुअल में कैबिनेट मिनिस्टर का सहयोगी होता है। समझ में आ गया? और तीसरा जो है स्टेट मिनिस्टर जो होता है, राज्य मंत्री होता है, वो इंडिपेंडेंट चार्ज है, यानी कि वो कैबिनेट मंत्री से उसका संबंध नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट है। तो दो तरह के स्टेट मिनिस्टर हो, एक जो कैबिनेट के असिस्टेंट के रूप में होंगे और दूसरा जो कैबिनेट के असिस्टेंट नहीं होंगे। तो ये पूरी तरह से मंत्री होते हैं। तो जो ये जी कृष्णन रेड्डी हैं, ये क्या हैं? ये गृह राज्य मंत्री हैं। गृह राज्य मतलब है ये जो गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी की उनके असिस्टेंट के रूप में ये काम करेंगे। और इनको ये हेड बनाया गया है उस पैनल का जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए देखेगा क्या सुविधाएं उनको और दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BS6 इंजन, आप लोग सुने होंगे, BS6 इंजन वाली गाड़ियों पर ग्रीन पट्टी लगाए जाने की घोषणा की गई या कब से लागू होगी? 1 अगस्त 2020 से, 1 सितंबर 2020 से, 1 अक्टूबर 2020 से या 1 नवंबर 2020 से? देखिए ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। अब ये BS6 होता क्या है आगे देख लेंगे, अभी समझाएंगे। जब तक चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के लिए राज्यों को कितनी राशि की सहायता दी है? 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए? तो इसका सही आंसर है 4,000 करोड़ रुपए। दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए BS4 जो इंजन वाली गाड़ियाँ आएंगी उसमें देखिए क्या होगा। जैसे ये गाड़ी है तो यहाँ पर एक जो है, जैसे ये पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, CNG गाड़ी है, उसको लेकर इस पर एक स्टिकर लगा दिया जाएगा। जैसे कि ऑरेंज स्टिकर लगा दिया गया है पेट्रोल के लिए, या ब्लू स्टिकर लगा दिया डीजल के लिए, ऐसे ऐसे करके लगा दिया जाएगा। तो वो जो पट्टी होगी उसके अलावा उसमें एक और पट्टी अटैच किया जाएगा। अगर वो BS6 होगा, BS6 इंजन वाला है तो उसमें वो ग्रीन पट्टी होगी। समझ में आया? तो ग्रीन पट्टी जो स्टिकर लगाया जाएगा किसी भी गाड़ी में, वो इंडिकेट करेगा कि ये BS6 इंजन द्वारा इक्विप्ड है। क्लियर है? अब प्रश्न ये होता है ये BS6 इंजन है क्या? देखिए क्या होता है कि प्रत्येक जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें इंजन होते हैं। इंजन ही कंट्रोलर होता है, इंजन के हिसाब से वो सब कुछ चलता है। अब इंजन में सारी जो है पूरा का पूरा कंबशन होता है। कंबशन मतलब दहन। जो भी पेट्रोल डीजल या ईंधन जो भी यूज़ होता है वो जलता कहाँ पे? वो इंजन में जलता है। तो यहाँ से वो क्या छोड़ता है? वो धुआं छोड़ता है। धुआं या हम जिसे कह सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स छोड़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी विषैले गैस या यूँ कह सकते हैं पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, उनको वो रिलीज़ करता है धुआं। अब ये जो धुआं रिलीज़ करता है जितनी मात्रा में रिलीज़ करेगा उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो होता क्या है कि जो भी अगर इंजन बेहतर क्वालिटी के होंगे तो वो कम धुआं रिलीज करेंगे, यानी कम प्रदूषक निकालेंगे। तो जैसे जैसे इंजन की क्वालिटी अपग्रेड होती जाती है वैसे वैसे पॉल्यूटेंट के रिलीज करने की उसकी जो क्षमता वो घटाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें अभी जो चल रहा है वो BS4, भारत में BS4 इंजन चल रहा है। क्या चल रहा है? BS4। तो BS4 की जो कैपेसिटी है पॉल्यूटेंट रिलीज करने की, वो BS6 की तुलना में क्या होगा? कम होगा। अब कहोगे BS5 कहाँ? देखिए BS5 को जो है एक तरह से सुपरसीड कर दिया गया है। सुपरसीड करने का मतलब होता है कि हमने सीधे BS4 से BS6 पे जंप किया है, हमें BS5 की ज़रूरत नहीं है। कारण है क्योंकि BS5 पूरी दुनिया में पहले से ही चल रहा है, हम उसको अपग्रेड नहीं कर पाए थे। अब BS5 के बाद तुरंत BS6 आ गया, तो जब BS6 ही आ गया तो हम BS4 से 5 की ओर क्यों जाएं, सीधे BS6 की ओर जाएं। प्रदूषण की समस्या वैसे बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, क्रक्स ये है, सारांश ये है कि BS6 इंजन लगने से प्रदूषण कम होगा। तो इसीलिए उस पर देखिए ग्रीन पट्टी लगाई जाएगी। क्लियर हो रहा है? हाँ। अगला जो बता रहे थे कि सेंटर अलॉट्स 4,000 करोड़ रुपीज़ टू स्टेट्स अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या होता है? देखिए पर ड्रॉप का मतलब होता है एक बूंद और ज़्यादा फसल। होता क्या है समझिए। देखिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक योजना चल रही क्या? प्राइम मिनिस्टर
एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम जिसे हम कहते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए ये योजना कब लॉन्च हुई थी? 2015 को लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 2015। इसमें हुआ क्या था, ये 50,000 करोड़ की योजना थी। एग्जाम में मान लो पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की कुल बजट कितना है? 50,000 करोड़। लेकिन ये 50,000 करोड़ एक साल के लिए नहीं था, ये 5 साल के लिए था कि 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें क्या किया जाएगा, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाएगा। भारत के अंदर देखिए जो भी एग्रेरियन लैंड है, भारत के अंदर ऐसा माना जाता है लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर जो है एग्रेरियन लैंड है। एग्रेरियन लैंड का मतलब कृषि योग्य भूमि है। जितनी भी भूमि है 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। उसमें से सिर्फ 35 to 40% जो है इरिगेटेड लैंड है। इरिगेटेड लैंड का मतलब होता है कि यहीं केवल 35 से 40% ज़मीन को ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। बाकी की जो 60% खेती है हमारी, वो रेन फेड होती है। रेन फेड का मतलब होता है वो वर्षा आधारित होती है। अब वर्षा कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्कीम चालू किया था, हालांकि इसके पहले भी चल रही थी स्कीम, उसको अपग्रेड किया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो इरिगेटेड लैंड है यानी सिंचाई युक्त जो ज़मीनें हैं उनके दायरे को बढ़ाया जाएगा। यानी इसको 35% या 40% से ले जाकर 90 या 100% किया जाए। समझ में आ रहा है? तो इरिगेटेड लैंड के कवरेज को बढ़ाना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जाहिर सी बात है आपको नहरें बनानी होंगी, नलकूप बनाने होंगे, या दक्षिण भारत में है तो आपको तालाब बनाने पड़ेंगे, या अन्य साधन की ओर जाना पड़ेगा, नदियों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसको इतना सब कुछ करने के लिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए वो 50,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। और साथ ही साथ ये नहीं कि अब सिंचाई की व्यवस्था कर दिया ना, सिंचाई के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि कैसे उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब पता नहीं पानी फेंके ही जा रहे हैं, नहीं, तो उसको इफेक्टिवली कन्वीनियंटली यूज़ भी किया जाए। इसीलिए देखो ये योजना इसी के अंदर चल रही, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप चल रहा है। मतलब इफेक्टिव तरीके से पानी का यूज़ करेंगे, मतलब कम पानी यूज़ करते हुए ज़्यादा फसल इस्तेमाल, ज़्यादा फसल कैसे उत्पादित किए जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस किया जाए विद द हेल्प ऑफ लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये भी टेक्नोलॉजी के सहारे किया जाएगा। तो इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्यों को दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के तहत जो 50,000 करोड़ खर्च होने हैं, वो उसका पैसा जो है कुछ केंद्र देगा और कुछ राज्य करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। देखिए केंद्रीय स्पॉन्सर जो स्कीम होती है उसकी योजना केंद्र बनाता है, लेकिन उसे लागू राज्य को करने होते हैं। और उसमें क्या किया जाता है, 75% जो है खर्च जो है केंद्र सरकार देती है और 25% खर्च राज्य सरकारों को करना होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो एग्जाम में पूछा जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015। बजट कितना है इसका? 50,000 करोड़ रुपए। या पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत आज अभी हाल ही में कितना पैसा रिलीज किया गया है? तो 4,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने सहकर मित्र नामक योजना लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरा वाणिज्य मंत्रालय यानी ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो सही आंसर इसका क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। क्या है आगे देखेंगे। हाल ही में कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट फुल्ली डिजिटल हो गया है? एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स मतलब वही गृह मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब आर्थिक मामलों का विभाग। तो सही आंसर इसका क्या है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। इसका काम क्या है? जो भी नेशनल हाईवे होती हैं उसका निर्माण, उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव करने की इसकी जिम्मेदारी होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप जाएंगे तो जो नेशनल हाईवेज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पर देखिए बोर्ड लगा होता है, उसमें इसका सिंबल इस तरह से होता है, ऐसे सड़क गई होती है, इधर से कुछ सड़क ऐसे गई होती है, तो वो वहाँ लिखा रहता है NHAI। समझ में आया? तो वही है जो NHAI, जो ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर आता है या डिपार्टमेंट या अथॉरिटी, वो अब फुल्ली डिजिटल हो गया है। ठीक है, अब पांचवा जो है सहकर मित्र स्कीम की बात कर लेते हैं। देखिए सहकर मित्र स्कीम ये जो है, ये इसकी शुरुआत नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये जो NCDC है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इट वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी
to professionals from academic institution to develop leadership and entrepreneurial roles through cooperatives as farmers प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखिए समझिए कि क्या होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं, चाहे जो फाइनल ईयर में हैं या जो पास आउट हो चुके हैं रिसेंटली, उनको क्या किया जाएगा, सहकर मित्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, सहकर मित्र बनाया जाएगा। और उनको जो है फील्ड पे जो है एक तरह से उनको प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरह से दी जाए, समझ में आ रहा है, जैसे फील्ड में जाके वो जो है काम कर सके। तो इससे क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा, विन विन सिचुएशन, क्योंकि एक टेक्निकल एक्सपर्ट मिलेगा गांव में, खेती में, एग्रीकल्चर में, और साथ ही साथ उनको भी एक जो है क्या कहते हैं कि एक तरह का फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस भी होगा। तो इस तरह का सहकर मित्र योजना, इसमें बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाए, बस इन्हें समझ में आएगा सहकर मित्र योजना किसने लॉन्च किया है, गृह मंत्रालय, या बहुत ज़्यादा एनसीडी से पूछ सकता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक कॉर्पोरेशन। NHAI हमने पढ़ ही लिया था। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने कि आपदा से प्रभावित यानी डिजास्टर अफेक्टेड किस देश के 56 स्कूलों के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। 56 स्कूल को पुनर्निर्माण मतलब समझ रहे हैं, उसको रिहेबिलिटेशन करने की घोषणा की है। नेपाल, मालदीव, भूटान या म्यांमार। इसका सही आंसर है नेपाल। देखिए नेपाल में 2015 में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, बड़ा ही मेजर अर्थक्वेक था। उसके उसके उस भूकंप में लगभग 10-12 हज़ार लोग मारे गए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गए थे। तो उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया जा आया, और इस पहल में भारत सरकार नेपाल को बहुत ज़्यादा मदद दे रही। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है, क्योंकि नेपाल जो है भारत के 3 हिस्सों को अपना बताकर अपने यहाँ का मैप जो है उसने घोषित कर दिया, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा है। ये क्या है, क्यों विवाद, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया था, फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे अभी। तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स यानी CBIC कस्टम की फेसलेस क्लियरेंस के लिए कौन सा अभियान चलाया है। एक अभियान चलाया गया है CBIC के द्वारा, जिससे बिना किसी फेस के मतलब बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के कस्टम को जमा कराया जा सकता है। सीमा शुल्क का मतलब समझिए, जब भी कोई वस्तु आयात की जाती है विदेशों से, तो हमारे बॉर्डर के अंदर जब प्रवेश करती है तो उस पर एक शुल्क लगाया जाता है, यानी एक टैक्स लगाया जाता है, जिसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, यानी कि सीमा शुल्क कहा जाता है। तो सीमा शुल्क के लिए क्या फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है, लेकिन अभी कोविड-19 के संकट को देखते हुए क्या किया जा रहा है कि जो है ताकि लोगों को फिजिकली प्रेजेंट ना होना पड़े, एक फेसलेस कॉन्टैक्ट के ज़रिए ये कस्टम को क्लियरेंस मिल सके। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया है, नाम है शीघ्र कस्टम, तुरंत कस्टम, फास्ट कस्टम या फौरन कस्टम। तो इसका सही आंसर जो है आंसर है नंबर 2, तुरंत कस्टम। देख लेते हैं। देखिए ये रहा, नेपाल के बारे में हमने बात की। ठीक है, नेपाल के 56 स्कूलों को हम लोग जो है जो डिस्ट्रॉय हो चुके थे उनको रीबिल्ड किया जा रहा है। नेपाल देखिए, ये अगर हम देखें, ये रहा नेपाल, आपको दिख रहा है नेपाल, जिस एक हिमालयन कंट्री है। क्या है ये, एक हिमालयन कंट्री है। हिमालयन कंट्री मतलब हिमालय जो है, जो रेंज है पूरा हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिमालय पूरा का यहाँ पर है। ठीक, और नेपाल की राजधानी आपसे पूछ लेगा तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, आप लोगों को पता ही होगा काठमांडू। ठीक है, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। नेपाल में सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था लुम्बिनी में। नेपाल की अगर हम बात करें तो वो किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है, देखो उत्तराखंड के साथ बनाती है, उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है, बिहार के साथ बनाती है, पश्चिम बंगाल के साथ बनाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्यों के साथ वो सीमा बनाती है। उत्तर की ओर वो तिब्बत क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसको जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना के कंट्रोल में है। तो इसलिए भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है नेपाल। ठीक है, नेपाल की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है, अन्नपूर्णा वहीं पर है, धौलागिरी, ये 3 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं हिमालय की, जो नेपाल में पूछी जा सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें जो विवाद चल रहा था, देखिए ये वाला अगर आप लोग ध्यान दें, रुक जाइए थोड़ा सा और जाएँ, यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर यहीं पर जो है क्या कहते हैं
कि ये वाला क्षेत्र नेपाल ने अपना बता दिया। और वो 3 स्थान कौन कौन से, एक है काला पानी, दूसरा है लिम्पियाधुरा लिम्पियाधुरा और तीसरा है जो है लिपुलेख। वो नेपाल अपना बताता है, उसका अपना जो है इतिहास रहा है सुगौली की संधि से। जब अंग्रेज़ों के साथ हमारा जो है हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करे, तब से एक संधि हुई थी 1816 में, जिसका नाम है सुगौली की संधि यानी ट्रीटी ऑफ सुगौली। उसके अनुसार ये तय किया गया था जो काली रिवर यहाँ पे बहती है, जो भारत में घाघरा के नाम से जानी जाती है, काली रिवर के कोर्स के पश्चिम का भाग वो भारत का क्षेत्र होगा और इसके पूरब का भाग क्या होगा, नेपाल का होगा। ये तब तय किया गया था, लेकिन तब इतना साइंटिफिक तरीके से बॉर्डर नहीं डिमार्क किया गया था। क्यों कि काला पानी का तो क्या कहते हैं काली नदी है, ये इसका जो है जो मतलब ओरिजिन है यानी कि उद्गम स्थल है, इसको लेकर विवाद है। नेपाल इसका उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा, काला पानी या उसके पश्चिम की ओर मानता है, इसलिए उसका इन तीनों क्षेत्र को अपना मानता है। जबकि भारत का स्टैंड है नहीं, ओरिजिन क्षेत्र जो है वो काला पानी से है। तो ओरिजिन क्षेत्र को लेकर विवाद है। इस पॉइंट को उस मैप में निर्धारित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से दोनों देश इस क्षेत्र पर क्लेम करते हैं। हालांकि अभी भी भारत का ही उस क्षेत्र पर कंट्रोल है। नेपाल भारत के इस कंट्रोल को नेगलेक्ट करता रहा है और उसी के विरोध में उसने अभी अपना नया मैप निर्धारित किया है, बनाया है, जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया, जिसका लगातार भारत विरोध कर रहा है। देखिए बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं भारत और नेपाल के बीच में। ऐसा माना जाता है कि चाइना के प्रोवोकेशन के कारण नेपाल ऐसा कर रहा है, क्योंकि नेपाल में जो सरकार है इस समय वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से प्रभावित है। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां, हाल ही में आरबीआई ने पीके मोहंती की अध्यक्षता में एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? देखिए कमेटी बनाई गई है पीके मोहंती, जो कि आरबीआई के डायरेक्टर है जो है, इनकी अध्यक्षता में। उनका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी? एनपीए की समस्या का समाधान, बैंकिंग समावेशन को बढ़ाना, बैंकिंग इंक्लूजन, निजी बैंकों में शासन यानी गवर्नेंस और ऑनरशिप की जो स्ट्रक्चर है उसको समीक्षा करना। सही आंसर क्या है? तीसरा है। प्राइवेट जो बैंक है, निजी बैंक है, उसका जो प्रशासन है, शासन है, कैसे हो, और उसमें जो ऑनरशिप है, कैसे ऑनरशिप किसी को मिले, कोई कैसे बैंक खोल सकता है, इसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसको लेकर पीके मोहंती साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई फिर नए गाइडलाइंस, नए फ्रेमवर्क जारी करेगी। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें आरबीआई, तो आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। आरबीआई कब गठन हुआ था? 1935 में हुआ था। उसका हेडक्वार्टर तब कहाँ था? तब उसका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, बाद में मुंबई 1937 में शिफ्ट कर दिया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम क्या था? ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख थे। अभी हाल ही के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये आरबीआई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने थैंक मॉम नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश? सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वायरमेंट डे के दिन क्या किया था? थैंक मॉम नामक एक इनिशिएटिव यानी कि प्लांटेशन ड्राइव मतलब उस दिन जो है वृक्षारोपण एक तरह से किया जा रहा था, और उसका नाम क्या दिया गया? थैंक मॉम। आपको पता चली गया होगा कि हम पृथ्वी को अपनी माँ समझते हैं। यह भारतीय संस्कृति में हर उस तत्व को, हर उस चीज़ को हम माँ का दर्जा देते हैं जो हमारे पोषण में सहयोग करती है, चाहे वो धरती हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो खुद की माँ हो या देवी माँ हो, कोई भी है, जहाँ हमें जिसे सम्मान प्रकट करना होता है हम उसे माँ का दर्जा दे देते हैं। इसीलिए वो जो प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया उसका नाम क्या रखा गया? थैंक मॉम। अगर आप एमपी की बात करें, एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल है और इनके मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान जी हैं। इनके जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन जी हैं। तो ये मध्य प्रदेश की मुख्य बातें हो गई। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें रियल टाइम रेन और फ्लड का इन्फॉर्मेशन जारी किया जाएगा? मतलब एक एप्लीकेशन बताएगा कि कितना रेनफॉल हो चुका है, रियल टाइम में बताएगा, क्या फ्लड की सिचुएशन आ सकती है, इस तरह का वार्निंग वगैरह जनरेट करेगा। तो ये किस राज्य ने बनाया है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक? सही आंसर इसका क्या है? कर्नाटक। आगे देखते हैं,
कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। इसके मुख्यमंत्री का नाम बी एस येदियुरप्पा जी हैं, ठीक है। और कर्नाटक की और बातें हैं, कोलार की खान है वहाँ पर जो है, जो सोने के लिए फेमस है। इसके अलावा कर्नाटक में जो है बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, और जो है नागरहोल नेशनल पार्क है। तो ये कुछ नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण नामक समर कैपिटल बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल? इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। देख लेते हैं इस न्यूज़ को भी। देखिए होता क्या है, जो हिमालयन जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो या क्या कहते हैं उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि गर्मियों के समय जो है मौसम सही रहता है, लेकिन जब सर्दी होती है तो जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर माइनस के नीचे चला जाता है। इसीलिए ज़्यादातर ऐसे राज्यों में जो है बाई कैपिटल का कंसेप्ट है। बाई कैपिटल का मतलब होता है दो दो राजधानियों का कंसेप्ट। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, अब तो फिलहाल वहाँ पे 370 को रिवोक करने के बाद जो है परिस्थितियाँ बदल गई, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर की दो राजधानी हुआ करती थी। जो उसकी समर कैपिटल थी वो क्या थी, श्रीनगर थी, और जो विंटर कैपिटल थी वो क्या थी, वो जम्मू थी, ठीक। तो इस तरह से हुआ था। तो उसी तर्ज पर उत्तराखंड, क्योंकि ये भी एक हिमालयन स्टेट है, तो इसकी जो परमानेंट कैपिटल है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून है। ये अब जो है समर कैपिटल नहीं, ये विंटर कैपिटल के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब गर्मी बढ़ती है तो हम ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, तो ये गैरसैंण जो कि कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो गैरसैंण है, तो गैरसैंण अब जो है समर कैपिटल के नाम से जानी जाएगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली में है, जो कि जो है उत्तराखंड की राजधानी नहीं बनेगी समर कैपिटल के रूप में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड देखिए क्या होता है, उत्तरकाशी जो जिला है वहाँ से गंगोत्री है, और गंगोत्री से जो है गंगा नदी निकलती है। यहीं पर यमुनोत्री है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें पर्वत चोटियों के, तो नंदा देवी है यहाँ पर। नंदा देवी जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी पर्वत चोटियाँ एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इसको देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं। महाभारत काल में भी जो है पांडवों को वनवास भी यहीं हुआ, वनवास के अज्ञातवास के दौरान भी यही आए थे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है उत्तराखंड की अगर राजधानी की बात करें तो अभी हमने देख लिया है, मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह जी रावत हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, ये बात हो गई। और नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नंदा देवी है, राजा जी है, और क्या कहते हैं कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, और इसके अलावा जो है गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। तो ये कुछ नेशनल पार्क है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इस जो है ये योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ये ऐसा कि हम देखिए नाम से लग रहा है, जो बाल श्रमिक हैं यानी कि 18 वर्ष से कम, यानी कि हम बात करें 14 वर्ष से कम है जो काम करते हैं, उनको उनके बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए, तो इसीलिए क्या किया गया है कि उनको विद्या की तरफ, उनके यानी कि जो फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन है उसकी तरफ मूव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना चालू की है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं कि इसमें एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो क्या है, उसका नाम है लखीमपुर खीरी ज़िले में है, और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये प्रमुख इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आगरा का ताजमहल है, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति है, बनारस है, काशी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में एशियन शेर प्रमुख रूप से पाई जाती है? एशियाटिक लायन सबसे ज़्यादा या प्राइमरीली कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है गुजरात। देख लेते हैं। देखो एशियाटिक, अभी ये न्यूज़ क्यों मैंने ये क्वेश्चन डाला, क्योंकि ये न्यूज़ आई है कि भारत के अंदर या गुजरात के अंदर जो एशियन शेर हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है 5 साल में, ठीक है। 29% बढ़ गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो अच्छा गुजरात में कहाँ ये पाई जाती है? गिर नेशनल पार्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे ये एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पे भारत में एशियाटिक लायन पाई जाती है। देखो लायन दो प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती है, एक अफ्रीकन लायन होता है और एक एशियाटिक लायन होता है। देखिए एशियाटिक लायन और ये अफ्रीकन लायन, अफ्रीकन लायन थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर होता है, एशियाटिक लायन के बाल थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। खतरनाक दोनों है, खा दोनों डालेगा, ठीक है। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गिर नेशनल पार्क कहाँ? गुजरात में है, और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है।
बाकी बाल श्रमिक योजना के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएफएल ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखिए आईआईएफएल एक एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है ये बैंक की तरह होगी लेकिन बैंक नहीं होगी। बैंक की तरह मतलब ये भी लोगों को फाइनेंस करेगी, फाइनेंस मतलब लोन प्रोवाइड करेगी लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह की कंपनीज़ को जो है एनबीएफसी कहा जाता है। जैसे मुथूट फाइनेंस है या जी मनी है, चोलामंडलम है, ऐसे ढेर सारे फाइनेंस कंपनी, एचडीएफसी स्टैंडर्ड है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हाल ही में आईआईएफएल नामक फाइनेंस कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या? सही आंसर इसका क्या है? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा आपको पता है ये भारत के वाइस कैप्टन भी हैं और उन्होंने ये विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरीज लगाई हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कलाकार या गीतकार को सेक्युलरिज्म में कंट्रीब्यूशन के लिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है? समीर, प्रसून जोशी, वरुण ग्रोवर, जावेद अख्तर। ये सब के सब लिरिस्ट हैं, लिरिस्ट मतलब गीतकार हैं। देखिए जावेद अख्तर जी को ये अवार्ड दिया गया है। जावेद अख्तर जी जो कि एक वेटरन लिरिस्ट हैं बॉलीवुड के, सलीम जावेद के नाम से ये पहले फेमस थे। जब ये जो है स्क्रिप्ट लिखा करते थे, पटकथा लिखा करते थे मूवीज़ की। सलीम जो कि सलमान खान के पिताजी हैं, जावेद अख्तर फरहान अख्तर के पिताजी हैं। ये रोहित शर्मा जी हैं, इन्होंने सीधी बात हैशटैग करके जो चलाया था, ये आईआईएफएल फाइनेंस ने इनके साथ एक डील किया है जिससे अब ये इनके फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे गहरी गर्त मेरियाना यानी कि चैलेंजर ट्रेंच कहाँ पे है, किस महासागर में है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या आर्कटिक ओशन? तो इसका सही आंसर क्या है? पैसिफिक ओशन। कहाँ है अभी हम इसके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है? भारत के किस राज्य ने? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? इसका सही आंसर है गुजरात। आगे देख लेते हैं दोनों न्यूज़ को। देखिए अभी हुआ क्या है, एक अमेरिकन वीमेन है जो फर्स्ट अमेरिकन वीमेन है जो स्पेस में पहुंची थी, जिनका नाम क्या था? कैथी सुलिवन। जो कैथी सुलिवन 68 की हैं, ये पहली यूएस की महिला हैं जो स्पेस में गई थी। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है जो धरती का सबसे गहरा पॉइंट है। धरती का जो सबसे गहरा पॉइंट है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है या मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 11,000 मीटर, लगभग 11,024 मीटर की गहराई पर है। तो इतनी गहराई पर वो जाने वाली पहली अमेरिकन बनी हैं। तो फर्स्ट अमेरिकन वीमेन टू वॉक इन स्पेस रीचेस डीपेस्ट स्पॉट इन द ओशन। समझ में आ गया? इनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखना, कैथी सुविलन। क्या नाम है? सॉरी, कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन ये अमेरिकन है, ये स्पेस में भी जा चुकी है और ये डीपेस्ट पार्ट में भी जा चुकी है। अगर मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो हमने ये वर्ल्ड में अगर हम देखें तो फिलीपींस के पास ही है, ये है। तो इसको और ज़्यादा जूम करेंगे तो ये दिख रहा है, ये पूरा फिलीपींस बेल्ट है। ठीक है, यहीं पर है, ये देखो, ये पूरा का पूरा मेरियाना ट्रेंच का जो है जहाँ पर चैलेंजर डीप है, तो ये फिलीपींस के पास पाया जाता है और ये महासागर का नाम होगा पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। अगला जो कुछ न्यूज़ था कि फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर जो पैकेट फूड्स होती हैं उनकी क्वालिटी के लिए गाइडलाइंस जारी करती है, कंट्रोल करती है कि मिलावटी चीज़ें ना मिले, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें ना बने। अगर आप कोई भी पैकेट आइटम खरीदते हैं तो देखो उसमें पीछे लिखा रहता है FSSAI द्वारा प्रमाणित। तो उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो फूड सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बेहतर जो राज्य निकल कर आया वो है गुजरात, और गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। ठीक है, छोटे राज्य अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक इंटरनेशनल रैंकिंग्स है जो जारी हुई है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 168, 169, 170 या 171? तो इसका सही आंसर क्या है? 168। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। हाल ही में जारी कोविड-19 सेफ्टी असेसमेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 55वीं, 56वीं,
57वीं या 98वीं? सही आंसर इसका क्या है? 56वीं। आगे देखते हैं, दोनों की रैंकिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि इंडिया हैज सिक्योर्ड 168 रैंक्स इन 12th एडिशन ऑफ बाइनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए क्या होता है, पर्यावरण परफॉर्मेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदर्शन। हाँ, पर्यावरण प्रदर्शन जो सूचकांक जारी होता है, ये 2 वर्षों में जारी होता है। पिछली बार ये 2018 को जारी हुआ था, अब की बार जो है 2020 में जारी हुआ था। इसमें भारत की रैंक क्या है? 160 है। और इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो जिसने टॉप किया उसका नाम क्या है? डेनमार्क, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अक्सर करके इस तरह के इंडेक्स में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जो है आइसलैंड, इसी तरह के देश टॉप करते हैं, क्योंकि इनका ह्यूमन इंडेक्स बहुत ही ऊंचा है। यहाँ पर मानवीय विकास बहुत ही ऊंचा है। ये लोग स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देश में से एक हैं। जनसंख्या भी कम है, एक कारण ये भी है। चलो ठीक है, मुद्दे पर आते हैं कि ये है क्या। देखो, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब देखिए क्या होता है कि जिस तरह से पर्यावरण को संकट फैला हुआ है इंडस्ट्रियल की वजह से, क्योंकि हर एक देश तरक्की करना चाहते हैं और तरक्की करने की आड़ में वो क्या कर रहे हैं? पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। तो उस असंतुलन, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, फिर से एक्यूरेट करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। वो कदम कौन कौन से देश बेहतर तरीके से उठा रहे हैं, इसी पर यह रैंकिंग जारी की गई है। क्लियर है? हाँ, अगला क्या था कि देखिए अभी कोविड-19 का संकट चल ही रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो बहुत सारे देश प्रभावित हुए हैं। ठीक है, भारत में भी लगभग 4.5 लाख केस हो चुके हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। डेली 15,000 केस बढ़ रहे हैं इस समय। बहुत ही बड़ा संकट है ये पूरे विश्व के लिए। हम चौथे नंबर पे पहुंच चुके हैं नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट के मामले में। तो इस संकट में कौन कौन से देश बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर भी एक असेसमेंट हुआ और इस असेसमेंट में इंडिया की रैंक कितनी आई है? 200 में से 56। इसमें सबसे नंबर 1 जो माना गया है उससे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर कोविड-19, फॉलोड बाय जर्मनी एंड इजराइल। जर्मनी और इजराइल ने भी बेहतर तरीके से इसको कंटेन किया। और साउथ सूडान मोस्ट डेंजरस कंट्री है ये इस रैंक के हिसाब से। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने टॉप किया है? ध्यान दीजिए, ये एक रैंकिंग है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। विश्व की जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी क्वालिटी और अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर ये रैंकिंग जारी होती है। तो भारत की तरफ से नंबर 1 कौन बना है? हालांकि नंबर 1 भारत के भी जो भी कैटेगरीज हैं कोई टॉप 100 में नहीं है, टॉप 200 में जो है आए हुए हैं, जिसमें भारत की तरफ से पहला कौन है? IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली या IIT मद्रास। सही आंसर इसका क्या है? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी के QS के द्वारा जारी होती है, ये नंबर 1 टॉप किया है। हालांकि एक और इसी से मिलती जुलती रैंकिंग है, कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में HRD मंत्रालय द्वारा जारी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत किस संस्थान ने टॉप किया? इसमें IIT मद्रास ने टॉप किया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। देखिए, ये जो रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग जारी होती है QS संस्था के द्वारा। और ये जो NIRF रैंकिंग है ये HRD मिनिस्टर यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा देश के अंदर जारी होती है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग है और ये इंटरनेशनल है। समझ में आया? तो इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो बॉम्बे IIT को बेस्ट इंस्टीट्यूट भारत के अंदर माना गया है। क्लियर है? हाँ, ये भी टॉप 200 के अंदर है। क्लियर है? हाँ, और जो IIT बॉम्बे और जो ये IIT मद्रास है ये NIRF रैंकिंग 2020 के अनुसार मानी गई है। क्लियर है? हाँ, IISc बेंगलोर दूसरे नंबर, IIT दिल्ली तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून? तो सही आंसर क्या है? 8 जून। देखिए, हर 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? 8 जून, 9 जून, 10 जून या 12 जून? सही आंसर क्या है? 12 जून। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। 24 क्वेश्चन हो गए, जो है काफ़ी डिटेल्स में हमने इसको समझा। इसका जो PDF है वो मैं PDF जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का। जो लोग अभी भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, वहाँ पे सारी PDF मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना है। थैंक यू।